नमस्ते और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और जा रहे हैं उस दौर में जब पूरे भारत में आप कह सकते हैं आज़ादी की पहली बड़ी लहर उठी थी, 1857 का महासंग्राम। जी। अक्सर हम दिल्ली, मेरठ या झांसी की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि राजस्थान, जिसे हम वीरों की धरती कहते हैं, उसकी इस संग्राम में क्या कहानी थी? कौन थे वो वीर जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी? सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि राजस्थान की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी जटिल भी है। यहाँ रियासतें थीं, रजवाड़े थे और अंग्रेजों के साथ उनके अपने अलग तरह के समीकरण थे। फिर भी 1857 की गूंज यहाँ भी जोरदार तरीके से सुनाई दी और यहाँ की मिट्टी ने भी शौर्य और बलिदान के कई अध्याय लिखे हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी वीर भूमि की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और विवरण हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति क्यों भड़की, कौन सी बड़ी घटनाएं हुई जी, किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया और आखिर इसका नतीजा और असर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की इस ऐतिहासिक पड़ताल को। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ घटनाओं को न गिनाएं बल्कि उनके पीछे के ताने बाने को भी समझें, है ना? सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में वो कौन सी वजहें थी, वो कौन से हालात थे जिन्होंने इस विद्रोह की जमीन तैयार की। आखिर यहाँ चिंगारी कैसे भड़की? देखिए, राजस्थान में विद्रोह के कारण कई परतें थी। उनमें सबसे पहले अगर राजनीतिक कारणों को देखें तो अंग्रेजों की नीतियां वो सीधे तौर पर रियासतों के अस्तित्व को चुनौती दे रही थीं, खासकर लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। जी, हड़प नीति। ये क्या थी असल में, जरा हमारे सुनने वालों के लिए समझाएंगी? जरूर। इस नीति के तहत अगर किसी रियासत का शासक मतलब बिना किसी पुरुष वारिस के मर जाता था तो अंग्रेज उस रियासत को सीधे अपने कब्जे में ले लेते थे। अच्छा। गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्य इसके शिकार हुए। तो राजस्थान की रियासतों को भी ये डर सताने लगा था कि आज नहीं तो कल किसी न किसी बहाने उनकी स्वायत्तता भी छीनी जा सकती है। ये उनकी स्वतंत्रता पर सीधा हमला था एक तरह से। यानी अपनी गद्दी बचाने का डर तो था ही, लेकिन क्या ऐसा भी था कि अंग्रेजों के आने से पहले ही रियासतों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? कुछ अंदरूनी मसले भी थे क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। 1857 से पहले राजस्थान की रियासतों में काफी आंतरिक कलह और कमजोरी थी। ये आपसी झगड़े ही थे जिन्होंने एक तरह से अंग्रेजों को यहाँ पैर जमाने का मौका दिया था। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए 18वीं सदी के अंत में करीब 1795 के आसपास मेवाड़ में चुंडावतों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, तो उससे दूसरे सामंती गुटों के साथ उनका टकराव शुरू हो गया और ये संघर्ष ये रियासत को अंदर से खोखला कर रहे थे। और ये आपसी मनमुटाव सिर्फ एक रियासत तक सीमित नहीं था, मतलब और जगह भी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मराठा सरदार अंबाजी इंगले का उदाहरण ले सकती हैं। उन्होंने मेवाड़ में व्यवस्था सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो रियासती घरानों का आपसी वैमनस्य इतना था कि उनकी सफलता बहुत सीमित रही। फिर 1802 में पिंडारी नेता अमीर खान ने नाथद्वारा जैसे पवित्र स्थल पर कब्जा कर लिया। इससे राजपूताना की कमजोरी और ज्यादा उजागर हुई। हाँ। जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के समय भी मारवाड़ और जयपुर जैसे राज्यों के बीच संघर्ष चलता रहा। ये जो लगातार आपसी झगड़े थे ना, ये न केवल रियासतों को सैन्य और आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को संरक्षक के रूप में हस्तक्षेप करने का बहाना भी दे दिया था। तो राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी फूट पहले से मौजूद थी, जिस पर अंग्रेजी नीतियों ने और दबाव बनाया। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर क्या हाल था? क्या आम लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा था इसका? आर्थिक कारण बहुत गहरे थे और आम जनता से सीधे जुड़े हुए थे। अंग्रेजों के आने के बाद और उनकी वो सहायक संधियां जो थीं, हाँ, सब्सिडियरी अलायंस, जी, उनके कारण रियासतों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। अंग्रेजों को खिराज यानी टैक्स देना होता था, अपनी सेना का खर्च उठाना पड़ता था। अब इसकी भरपाई के लिए किसानों पर बोझ डाला होगा। हाँ, किसानों पर लगान का बोझ बेतहाशा बढ़ा दिया गया। व्यापार पर भी अंग्रेजों ने कई तरह के नियंत्रण लगा दिए, जिससे स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों का काम वो ठप पड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि किसान और कारीगर
कंगाल होते गए और धीरे धीरे रियासतें भी आर्थिक संकट में फंसती चली गईं। लोगों में भयंकर असंतोष था। पेट की आग तो थी ही, क्या धर्म और संस्कृति पर भी कोई खतरा महसूस हो रहा था? सामाजिक धार्मिक कारण क्या थे इसमें? हाँ, ये पहलू भी बहुत अहम था। अंग्रेज धीरे धीरे भारतीय समाज और संस्कृति में दखलंदाजी कर रहे थे, जैसे सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह। समाज सुधार के काम थे वैसे तो ये। हाँ, उद्देश्य सामाजिक सुधार रहा हो, पर कई लोगों ने इसे अपनी परंपराओं पर हमले के तौर पर देखा। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, खास तौर पर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में जो सीधे अंग्रेजी नियंत्रण में था, वो लोगों में चिंता पैदा कर रही थी। मतलब धर्म परिवर्तन का डर, ये बात थी। हाँ, लोगों में ये डर फैलने लगा था कि अंग्रेज उन्हें लालच देकर या जबरदस्ती ईसाई बनाना चाहते हैं। स्कूलों और अस्पतालों के जरिए ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था, ऐसी बातें फैली। अच्छा। साथ ही अंग्रेजों का भारतीयों के साथ व्यवहार, जिसमें वो नस्लीय भेदभाव साफ झलकता था, उसने भी लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। वो हमें कमतर समझते थे और ये बात किसी भी स्वाभिमानी समाज को बर्दाश्त नहीं होती। और फिर वो चिंगारी जिसने शायद आग लगाने का काम किया, सैन्य कारण और वो चर्बी वाले कारतूस। बिल्कुल, सैन्य कारण वो निर्णायक साबित हुए। राजस्थान की रियासतों की अपनी सेनाएं थीं, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सहायक सेना भी स्थापित की थी, है ना? हाँ, सब्सिडियरी फोर्सेस। जी, जिनमें भारतीय सिपाही ही थे। इन सिपाहियों में खासकर राजपूत सैनिकों में ये भावना थी कि अंग्रेज उन्हें कमतर आंकते हैं, उनके शौर्य का सम्मान नहीं करते और उनके साथ भेदभाव करते हैं। और फिर आया वो कारतूस कांड। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर लगी ग्रीस के दायरे में ये अफवाह फैली कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। एकदम। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। उन कारतूसों को मुंह से काटकर राइफल में डालना पड़ता था। ये सिपाहियों के लिए धर्म भ्रष्ट होने जैसा था। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये वो आखिरी तिनका साबित हुआ जिसने विद्रोह की आग को भड़का दिया। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी की खबर जब राजस्थान पहुंची तो यहाँ के सैनिकों में भी जबरदस्त खलबली मच गई। तो ये थे वो सारे कारण: राजनीतिक बेबसी, अंदरूनी कलह, आर्थिक बदहाली, धार्मिक चिंताएं और सैनिकों का अपमान, जिन्होंने मिलकर राजस्थान में 1857 के विद्रोह का मंच तैयार कर दिया था। मतलब बारूद जमा हो चुका था। हाँ, जमीन पूरी तरह तैयार थी, बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी मेरठ से चलकर राजस्थान पहुंच ही गए। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो राजस्थान में विद्रोह का पहला धमाका कहाँ हुआ? ये आग फैली कैसे? राजस्थान में 1857 के विद्रोह का बिगुल सबसे पहले बजा नसीराबाद छावनी में, अजमेर के पास। नसीराबाद, ओके। ये तारीख थी 28 मई 1857। मेरठ विद्रोह की खबर यहाँ पहुंच चुकी थी और सैनिकों में बेचैनी थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज अफसरों पर हमला बोल दिया। अच्छा। कई अंग्रेज अफसर मारे गए या घायल हुए और विद्रोही सैनिक वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। राजस्थान में ये क्रांति की पहली ज्वाला थी। नसीराबाद से शुरुआत हुई। इसके बाद कौन से इलाके खास तौर पर विद्रोह के केंद्र बने? आवा का नाम तो बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल, मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत में स्थित आवा का विद्रोह राजस्थान के 1857 के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। यहाँ के ठाकुर थे केसरी सिंह चंपावत। केसरी सिंह? जी, वो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और अंग्रेजों दोनों से ही नाराज थे। जब विद्रोही सैनिक नसीराबाद और एरनपुरा से होते हुए आवा पहुंचे तो ठाकुर केसरी सिंह ने उन्हें न केवल शरण दी बल्कि विद्रोह का नेतृत्व भी संभाल लिया। ये घटना 1857 के सितंबर की है। तो यहाँ अंग्रेजों से सीधा टकराव हुआ? हाँ, और बहुत भीषण टकराव हुआ। अंग्रेजों ने जोधपुर की राजकीय सेना के साथ मिलकर आवा पर हमला किया। बिथौरा नाम की जगह पर 8 सितंबर 1857 को एक लड़ाई हुई जिसमें आवा के विद्रोही जीत गए। अरे वाह! इसके बाद अंग्रेजों ने और बड़ी सेना भेजी। चेलावास नाम की जगह पर 18 सितंबर 1857 को फिर युद्ध हुआ जिसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉन्क मेसन मारा गया। क्या बात है? उसका सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पे लटका दिया गया। ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था, बहुत अपमानजनक भी। ये तो वाकई बड़ी घटना थी। क्या आप इस पर थोड़ा और प्रकाश डाल सकती हैं कि आवा में एक ठाकुर
इतने शक्तिशाली विद्रोह का नेतृत्व कैसे कर पाए, जबकि बड़े महाराजा तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे? हाँ, ये राजस्थान के सामंती ढांचे की जटिलता को दिखाता है। देखिए, महाराजा अक्सर अंग्रेजों से संधियों में बंधे थे और अपनी गद्दी बचाना चाहते थे, लेकिन उनके नीचे जो ठाकुर या जागीरदार थे, उनके अपने हित थे, अपनी शिकायतें थीं। ठाकुर केसरी सिंह जैसे कई ठाकुर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और महाराजाओं की कमजोरी से नाराज थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनके पारंपरिक अधिकारों को छीन रहे हैं, इसलिए जब मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। अच्छा। उनका विद्रोह केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि कुछ हद तक जोधपुर के महाराजा की सत्ता के खिलाफ भी था, जिसे वो अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। समझ गया। आउवा का संघर्ष ये दिखाता है कि विद्रोह की भावना केवल सैनिकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामंती वर्ग का एक हिस्सा भी इसमें खुलकर शामिल था। ये दिलचस्प विश्लेषण है। आउवा के बाद कोटा का विद्रोह भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहाँ क्या हुआ था? कोटा का विद्रोह ये 1858 में हुआ और ये अपने आप में अनूठा था। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से रियासत की सेना के 2 अधिकारियों ने किया, मेहराब खान और लाला जयदयाल। मेहराब खान और लाला जयदयाल। जी, उन्होंने सैनिकों और आम जनता को साथ लेकर विद्रोह कर दिया। उन्होंने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों की हत्या कर दी। और लगभग 6 महीने तक कोटा शहर पर अपना कब्जा बनाए रखा। 6 महीने? हाँ, 6 महीने। ये शायद राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे सुनियोजित विद्रोह था, जिसमें आम नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। यहाँ ठकुराई सैनिकों यानी स्थानीय सरदारों या ठाकुरों से जुड़े सैनिकों की भी भूमिका थी, जो दिखाता है कि विद्रोह कितना व्यापक था। 6 महीने तक शहर पर कब्जा, ये तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। अच्छा, बड़ी रियासतों जैसे जयपुर और उदयपुर का क्या रुख रहा? क्या वहाँ के शासक भी विद्रोह में कूदे? नहीं, जयपुर और उदयपुर जैसी बड़ी और प्रभावशाली रियासतों के शासकों ने, जैसे जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय और उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, उन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का? हाँ, उन्होंने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, अपनी सेनाएं भेजी और अंग्रेजों को शरण भी दी। इसके पीछे कई कारण थे। अंग्रेजों से की गई संधियां, विद्रोह की सफलता पर शायद संदेह था उन्हें, और अपनी सत्ता बचाने की इच्छा भी थी। लेकिन क्या वहाँ की जनता और सैनिक भी अपने शासकों की तरह सोचते थे, या उनमें भी गुस्सा था? ये जरूरी नहीं है। शासकों के अंग्रेजों का साथ देने के बावजूद जी, इन रियासतों की जनता और सैनिकों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति बहुत गुस्सा था। बहुत गुस्सा था। कई सैनिक और छोटे सामंत अंदर ही अंदर विद्रोहियों से सहानुभूति रखते थे और कुछ ने चुपचाप उनकी मदद भी की। लेकिन शासकों के कड़े रुख के कारण कोई बड़ा संगठित विद्रोह इन रियासतों में नहीं हो पाया। और छोटी रियासतें या इलाके जैसे झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, क्या वहाँ भी कुछ हलचल हुई? हाँ, बिल्कुल। इन इलाकों में भी स्थानीय स्तर पर विद्रोह हुए। झुंझुनू में शेखावाटी ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने बगावत की। भीलवाड़ा के आसपास भी विद्रोह की घटनाएं हुई। टोंक के नवाब अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन वहाँ की जनता और सेना का एक बड़ा हिस्सा वो विद्रोहियों के साथ था। अच्छा। भरतपुर में भी कुछ अशांति फैली। ये छोटे छोटे विद्रोह भले ही आउवा या कोटा जितने बड़े ना हो, लेकिन ये दिखाते हैं कि असंतोष की आग वो पूरे राजस्थान में फैली हुई थी। इन स्थानीय विद्रोहों ने अंग्रेजों को लगातार परेशान रखा और उनके संसाधनों को बांटे रखा। इससे साफ जाहिर होता है कि विद्रोह का फैलाव काफी ज्यादा था, भले ही जैसा आपने कहा अलग अलग रियासतों और नेताओं के बीच तालमेल की बहुत कमी थी। बिल्कुल, तालमेल की कमी एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। अब जरा उन चेहरों की बात करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल दौर में हिम्मत दिखाई, जिन्होंने इस संघर्ष का नेतृत्व किया। आउवा के ठाकुर केसरी सिंह 1857 का नाम तो हमने लिया ही, जिनका अंग्रेजों से सीधा टकराव हुआ। और कौन से प्रमुख नाम हैं? जयपुर के पास के इलाके, खासकर हरियाणा से सटे एक क्षेत्र में राव तुलाराम का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और राजस्थान व हरियाणा के विद्रोही गुटों के बीच संपर्क बनाने की कोशिश की। उनका संघर्ष दिखाता है कि ये लड़ाई क्षेत्रीय सीमाओं से बंधी नहीं थी। कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक बार फिर से स्पष्ट करेंगे? कोटा में विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। लाला जयदयाल वकील थे और मेहराब खान कोटा की फौज में रिसालदार थे। ये 1858 की बात है।
अच्छा, वकील और फौजी अफसर। जी, उन्होंने सैनिकों और जनता को संगठित करके शहर पर कब्जा किया था। ये नेतृत्व का एक ऐसा उदाहरण है जहां पारंपरिक सामंतों की जगह सेना के अधिकारियों और पढ़े लिखे वर्ग ने कमान संभाली। और झुंझुनू में किसका नाम जुड़ा है? झुंझुनू क्षेत्र में मंडावा के ठाकुर अजीत सिंह और नवलगढ़ के ठाकुरों ने भी विद्रोह में भूमिका निभाई। हालांकि प्रताप सिंह का नाम भी स्थानीय विद्रोहों के संदर्भ में आता है, जिन्होंने किसानों और सैनिकों को एकजुट करने की कोशिश की। शेखावटी क्षेत्र में विद्रोह की भावना काफी प्रबल थी। इस पूरे संघर्ष में आदिवासी समुदायों जैसे भील और मीणा की क्या भूमिका रही? क्या उन्होंने भी भाग लिया? ये उनका योगदान अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण था। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भील और मीणा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपनी पारंपरिक छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों को जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बहुत परेशान किया। उनका विद्रोह केवल 1857 तक सीमित नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शासन के दौरान वो समय समय पर होता रहा। ये आदिवासी प्रतिरोध का एक अहम हिस्सा है। और क्या इस संघर्ष में महिलाओं की भी कोई भूमिका थी? हाँ, वीरांगनाओं का जिक्र आता है कई बार। हाँ, देखिए, प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के 1857 के विद्रोह में किसी बड़ी महिला नेता का नाम सीधे तौर पर आउवा या कोटा जैसे बड़े संघर्षों से नहीं जुड़ा है, लेकिन प्रेरणा के स्तर पर देखें तो उत्तर भारत की वीरांगनाओं जैसे रानी लक्ष्मीबाई या झलकारी बाई की कहानियों ने यहाँ भी जरूर जोश भरा होगा। सही बात। रामप्यारी गुर्जर जैसी वीरांगनाओं का जिक्र भी मिलता है, जो स्थानीय स्तर पर लड़नी। ये दिखाता है कि संघर्ष की भावना समाज के हर वर्ग में थी और महिलाएं भी पीछे नहीं थीं, भले ही उनका योगदान हमेशा दर्ज न किया गया हो। तो ये साफ है कि ये विद्रोह किसी एक वर्ग या समूह का नहीं था। ठाकुर, सैनिक, किसान, आदिवासी, आम नागरिक सबने अपनी अपनी तरह से इसमें हिस्सा लिया। निश्चित रूप से ये एक व्यापक जन असंतोष का विस्फोट था, जिसकी जड़ें समाज के कई तबकों में थीं, बहुत गहरे तक थीं। इतने साहस, इतने बलिदान, इतने व्यापक फैलाव के बावजूद आखिर हुआ क्या? इस क्रांति का अंत कैसे हुआ और राजस्थान पर इसके दूरगामी असर क्या पड़े? अगर तात्कालिक नतीजों की बात करें तो दुर्भाग्य से राजस्थान में भी ये विद्रोह असफल रहा। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और बहुत बहुत क्रूरता बरती। आउवा के किले को तोपों से उड़ा दिया गया। कोटा को भी भारी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने वापस अपने कब्जे में लिया। हजारों की संख्या में विद्रोही सैनिक और आम लोग मारे गए। कई नेताओं को फांसी दे दी गई या काला पानी भेज दिया गया। दमन बहुत भयानक था। आखिर ये असफलता क्यों हाथ लगी? इतने व्यापक विद्रोह के बावजूद कमी कहाँ रह गई? असफलता के कई कारण थे और इनमें से कुछ की चर्चा हमने पहले भी की है। सबसे बड़ा कारण था राजस्थान की रियासतों के बीच एकता की भारी कमी। वो जो पुराना आपसी वैमनस्य और अविश्वास था ना, वो इस संकट के समय में भी दूर नहीं हो पाया। और कुछ बड़े राजाओं ने तो खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया, जैसा आपने बताया। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों के शासकों का अंग्रेजों का साथ देना विद्रोहियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। इससे न केवल विद्रोहियों का मनोबल टूटा, बल्कि अंग्रेजों को सैन्य और रसद सहायता भी मिली। ठीक है। दूसरा बड़ा कारण था संसाधनों का अभाव। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे, प्रशिक्षित सेना की कमी थी और संगठित संचार व्यवस्था भी नहीं थी। वो वीरता से लड़े, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन केवल वीरता काफी नहीं थी और नेतृत्व की भी कमी थी शायद। हाँ, तीसरा कारण यही था, एक केंद्रीय और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव। अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे, लेकिन उनमें कोई तालमेल नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो अंग्रेजों के लिए उन्हें एक एक करके हराना आसान हो गया। तो इस विद्रोह के कुचले जाने के बाद राजस्थान पर क्या असर पड़ा? क्या सब कुछ पहले से भी बुरा हो गया? तात्कालिक तौर पर देखें तो हाँ, अंग्रेजों का नियंत्रण राजस्थान पर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। उन्होंने रियासतों पर अपनी पकड़ और कस ली। जिन शासकों ने उनका साथ दिया था उन्हें इनाम दिए गए और जिन सामंतों ने विद्रोह किया था उनकी जागीरें छीन ली गईं या उनके अधिकार कम कर दिए गए। किसानों और जनजातीय समुदायों पर भी दमन बढ़ा। अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी बगावत दोबारा न हो सके। लेकिन क्या इस हार में भी कुछ उम्मीद की किरण थी? क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी था, कुछ लॉन्ग टर्म असर? हाँ बिल्कुल।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो 1857 का विद्रोह भले ही फौरी तौर पर नाकाम रहा हो, लेकिन इसने वो कर दिखाया जो पहले नहीं हुआ था। इसने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। ये बात तो है। इसने राजस्थान और पूरे भारत के लोगों के मन में आज़ादी की एक ऐसी चिंगारी जला दी जो फिर कभी बुझी नहीं। ये एहसास हुआ कि अंग्रेजी राज अपराजय नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है। तो इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव रखी, ऐसा कह सकते हैं? निश्चित तौर पर 1857 के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इसी विद्रोह के बाद अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। हाँ, ये बड़ा बदलाव था। और राजस्थान के संदर्भ में इस विद्रोह ने भविष्य के किसान आंदोलनों और प्रजामंडल आंदोलनों के लिए भी एक पृष्ठभूमि तैयार की। इसने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। तो मतलब नसीराबाद 1857 से जो चिंगारी उठी, वो आउवा 1857 और कोटा 1858 जैसे बड़े संघर्षों से होती हुई भले ही एकता की कमी और संसाधनों के अभाव में दबड़ी, लेकिन उसने आजादी की एक ऐसी प्यास जगा दी जो आगे चलकर और बड़ी लहर बनी। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण शायद वही अंदरूनी फूट और आपसी विश्वास की कमी थी जो 1857 से पहले भी राजस्थान की रियासतों को कमजोर कर रही थी। कई बड़े शासकों का अपने निजी स्वार्थों या डर के कारण अंग्रेजों का साथ देना विद्रोह की कमर तोड़ने वाला साबित हुआ। लेकिन जैसा आपने कहा, इस हार ने भविष्य की जीत के बीज बो दिए थे। ये बलिदान ही था जिसने 1947 की आजादी का रास्ता तैयार किया। सही कहा। तो चलिए एक बार जल्दी से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को। ठीक है। और आउवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वो किया ठाकुर केसरी सिंह चंपावत ने। ओके। कोटा विद्रोह किस साल हुआ? कोटा विद्रोह 1858 में हुआ, जिसका नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया। और क्रांति की असफलता के मुख्य कारण क्या थे मोटे तौर पर? सबसे मुख्य थे एकता की कमी, संसाधनों का अभाव और कुछ बड़े शासकों का अंग्रेजों से मिल जाना। और राजस्थान पर इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव क्या पड़ा? शुरुआत में तो अंग्रेजों का नियंत्रण मजबूत हुआ, लेकिन इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के बीज बो दिए, आजादी की भावना को जगा दिया। बिल्कुल। 1857 की क्रांति तात्कालिक रूप से भले ही सफल न हुई हो, लेकिन राजस्थान की वीर भूमि ने जो साहस और बलिदान दिखाया, वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत को प्रेरित किया और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की मशाल जलाई। शायद इसीलिए इसे सही मायनों में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। जरा सोचिए, अगर 1857 से पहले ही राजस्थान की रियासतों ने अपने आपसी झगड़े सुलझा लिए होते, अगर उस वक्त के शासक, सामंत और जनता एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करते, तो क्या इस क्रांति का नतीजा कुछ और हो सकता था? इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो नहीं होती, लेकिन ये सवाल हमें उस दौर की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। एकता में कितनी शक्ति होती है, ये शायद 1857 का सबसे बड़ा सबक था। वाकई ये एक गहरा विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। खैर, इस विस्तृत और गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को राजस्थान में 1857 की क्रांति की एक साफ तस्वीर मिली होगी और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। मुझे भी इस बातचीत में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इतिहास की और भी ऐसी ही अनसुनी कहानियों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।